हेलो प्यारे बच्चों सॉलिड स्टेट्स के 15th लेक्चर के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले दोष, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। बच्चों जैसे कि लास्ट वीडियो से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है जो इंग्लिश में मिलेगा, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यहां पर एक ग्रुप चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैं आपको नोट्स और हिंदी में एक्सप्लेनेशन थ्रू वॉइस मैसेज प्रोवाइड करता हूं। तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे जुड़ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स को मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे दिया है। प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट चैप्टर का जो हमारा आज का लेक्चर है 15th लेक्चर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड और इम्परफेक्शन इन सॉलिड और ठोसों में दोष। अब होता क्या है बच्चों, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर के अंदर जितनी भी बातें करी हैं उसमें हम लोग सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को आइडियल लेके चल रहे हैं। आइडियल लेने से मेरा क्या मतलब है, सपोज करो कि मेरा कोई सॉलिड है जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ए से कंसिस्ट है, और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरा पूरा का पूरा लैटिस इस तरीके से ए से कंसिस्ट है, वेयर ए इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में होता क्या है कि परफेक्टली आइडियल सॉलिड बहुत लो टेम्परेचर पर मिलता है। बहुत लो टेम्परेचर पर ही परफेक्टली आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है। अदरवाइज सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो एक स्मॉल नंबर में, बहुत छोटी संख्या में अपनी एक्चुअल पोजीशन से या तो रिमूव कर जाते हैं या फिर मिसप्लेस हो जाते हैं। मिसप्लेस हो जाते हैं। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस टेम्परेचर के नियर 0 डिग्री और 273 केल्विन के आसपास हमारे सॉलिड परफेक्टली आइडियल बिहेवियर शो करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उनके लैटिस पॉइंट पर ही होते हैं, उनके जालक बिंदुओं पर ही होते हैं। पर प्यारे बच्चों, होता क्या है जब हम इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड लेकर के आते हैं, यानी 298 केल्विन, या फिर इन्वायरमेंट में कोई और चीज आती है। इन्वायरमेंट में कोई और चीज आने का मतलब जहां पर हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड रखा है उसके परिवेश में, उसके सराउंडिंग में कोई दूसरी स्पीसीज आती है, तो क्या होता है, थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से या अदर स्पीसीज की प्रेजेंस की वजह से मेरे सॉलिड के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज आ जाती हैं जो बहुत कम नंबर में आती हैं। बहुत कम नंबर से मेरा क्या मतलब है कि सपोज कर लीजिए मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, तो इसमें से बहुत कम पार्टिकल, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, एक एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसे यूज कर रहा हूं, बहुत कम पार्टिकल या तो अपनी जगह से रिमूव कर जाते हैं यानी मिस हो जाते हैं, या फिर अपनी जगह से गलत जगह पर आ जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं। तो पार्टिकल के मिस करने से या पार्टिकल के मिसप्लेस होने से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का आइडियल बिहेवियर है वो कंप्लीटली आइडियल नहीं रह जाता, और इसी चीज को हम कहते हैं कि हमारे सॉलिड के अंदर क्या आ चुका है, इम्परफेक्शन आ चुका है, डिफेक्ट आ चुका है और दोष आ चुका है। तो बच्चों शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो डिफेक्ट इन सॉलिड का बहुत सिंपल सा मतलब है, डिफेक्ट इन सॉलिड का सिंपल सा मतलब है मिसप्लेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स और रिमूवल ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों यहां तक? अब डिफेक्ट की स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, डिफेक्ट का पहले क्लासिफिकेशन करेंगे। हम पहले डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो 1 बाय 1 पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए, डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड, हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं ठोसों में दोष। ठोसों में दोष,
डिफेक्ट इन सॉलिड। एक्चुअली बच्चों डिफेक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, हम समझते हुए चलते हैं इन चीजों को। डिफेक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला पार्ट है बच्चों वो है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, इसको हिंदी वाले बच्चे कहते हैं बिंदु दोष। बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा बेटा हमारे पास डिफेक्ट है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट जिसको हम कहते हैं रेखीय दोष। ये तो एक हमारे पास है पॉइंट डिफेक्ट और एक हमारे पास है लाइन डिफेक्ट। पहले समझते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। सपोज कीजिए कि ये मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से कंसिस्ट है। सपोज ये मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से कंसिस्ट है, लाइक दिस। अब अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉब्लम आता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफेक्ट आता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पार्टिकल मिस होता है या पर्टिकुलर पॉइंट से पार्टिकल मिसप्लेस होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिसप्लेस होता है, तो हम बोलते हैं ये पॉइंट डिफेक्ट है। लेकिन गलती से जो मिसप्लेस हो रहा है, जो रिमूवल हो रहा है, मिस हो रहा है, वो पूरी की पूरी लाइन में हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। तो अगर मैं यहां से ए को रिमूव कर देता हूं और यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट कर देता हूं तो मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट डिफेक्ट है। लेकिन अगर मैं पूरी की पूरी लाइन से ए का रिमूवल कर देता हूं और यहां पर मैं इसको बोलूंगा कि ये लाइन डिफेक्ट है। एक्चुअली में लाइन डिफेक्ट हमारा सिलेबस नहीं है, हमारा सिलेबस ओनली पॉइंट डिफेक्ट है। तो शायद आप लोग बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट और रेखीय दोष यानी लाइन डिफेक्ट में डिफरेंस क्लियर कर पा रहे हो। डिफेक्ट इन होल लाइन, और डिफेक्ट का मीन क्या है? मिसप्लेस ऑफ पार्टिकल और मिसिंग ऑफ पार्टिकल। यहां पर क्या है बच्चों? पॉइंट डिफेक्ट के अंदर पार्टिकल इज मिसप्लेस और मिस फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से होगा। बात है क्लियर बच्चों? अब जो पॉइंट डिफेक्ट है बच्चा, इस पॉइंट डिफेक्ट का हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया हुआ है। इस पॉइंट डिफेक्ट को हमने फिर से बांटा है दो भाग में, टू पार्ट्स में। फर्स्ट है डिफेक्ट इन मॉलिक्यूलर सॉलिड, और सेकंड है बच्चों डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड। जनरली सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बोलूं तो हमारे लिए आयनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई टीचर डिफेक्ट के अंदर केवल और केवल आयनिक की स्टडी ही कराते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें चीजें आती नहीं है। एक्चुअली ये हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आयनिक डिफेक्ट। तो हमने कहा कि डिफेक्ट को, पॉइंट डिफेक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। डिफेक्ट इन मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि आणविक ठोसों में दोष, और दूसरा आयनिक ठोसों में दोष। डिफेक्ट को इम्परफेक्शन भी लिखा है एनसीईआरटी में। वो दिक्कत तो नहीं बचा यहां तक आप लोगों की? अब देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट का कितना टाइप्स है। तो पहला टाइप है बच्चों इसके अंदर फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट हिंदी मीडियम के बच्चे इसको बोलते हैं रिक्ति दोष। रिक्ति दोष। दूसरा बच्चा हमारे पास है वैकेंसी डिफेक्ट के बाद सेल्फ इंटरस्टिशियल। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्लियर बच्चों? इसको हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं स्वतः अंतराकाशी दोष। स्वतः अंतराकाशी दोष। स्वतः अंतराकाशी दोष ये है। क्लियर? इनमें इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे आगे अभी हम। थर्ड जो हमारे पास डिफेक्ट है बेटा वो है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जिसको हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं अंतराकाशी दोष, केवल अंतराकाशी दोष।
और लास्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट का मतलब हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं प्रतिस्थापन दोष। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों यहां तक? तो यहां पर हमने कहा पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है किसी स्पेशल पॉइंट पे कोई इर्रेगुलरिटी आएगी, और जो इर्रेगुलरिटी पॉइंट पे आएगी उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया कि वो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आ रही है या फिर आयोनिक सॉलिड में आ रही है। अगर वो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आ रही तो उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है? 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वैकेंसी, सेल्फ इंटरस्टिशियल एंड सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बोलूं तो रिक्ति दोष, स्वतः अंतराकाशी दोष और विस्थापन या प्रतिस्थापन दोष। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? जो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं इसमें से चीजों के आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आती हैं, बहुत कम आती हैं। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का टाइप है। तो पहले हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप को 1 बाय 1 समझ लेते हैं बच्चों, फिर हम आयनिक सॉलिड्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट का क्या मतलब है समझिए। ये मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ए इसका न्यूट्रल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। आपको पता है कि जब मॉलिक्यूलर की बात करेंगे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो मॉलिक्यूल होगा या फिर नोबल गैस का एटम होगा, या तो ये मॉलिक्यूल होगा या फिर ये नोबल गैस का एटम होगा। तो अगर गलती से अरेंजमेंट के टाइम पर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर पार्टिकल अरेंज नहीं हो पाया है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एटम और मॉलिक्यूलर्स की बात चल रही है, तो एटम और मॉलिक्यूल, एटम किसके लिए यूज हो रहा है? ओनली फॉर नोबल गैस। तो कोई एटम और मॉलिक्यूल अगर अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाया है तो उसकी जगह पर स्पेस वैकेंट रह जाता है, और इसी को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। रिक्ति दोष। क्लियर हो रहा है बच्चों? सडनली ये हो सकता है कि ये थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से हो, एक्चुअली ये हो सकता है कि ये थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से हो। टेम्परेचर बढ़े और टेम्परेचर बढ़ने से कोई पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल अपनी रियल पोजीशन से रिमूव कर जाए, और हमको मालूम है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर पैकिंग बहुत लूज होती है, और पैकिंग लूज होती है तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ, एटम का एटम के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग तो है नहीं, तो टेम्परेचर से ये अपनी पोजीशन से क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। बात तो क्लियर हो रही ना हमारे? तो ये वाला पार्टिकल अगर अपनी पोजीशन से निकल जाता है तो हम कहेंगे कि यहां पर एक वैकेंसी डेवलप हो गई है, और इस डिफेक्ट को हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। इसके क्रिएट होने की एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमने जब किसी चीज को मेल्ट करके फ्रिज करने का प्रोसेस किया तो फ्रीजिंग के टाइम हमने टेम्परेचर सडनली कूल कर दिया। स्मूथली अगर कूल करते हैं तो बच्चा पार्टिकल्स को अरेंज होने के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है, बट अगर हम टेम्परेचर को सडन चेंज करते हैं तो उस समय पार्टिकल्स को अरेंज होने के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं मिल पाता, और ऐसे सिचुएशन में कुछ वैकेंसीज लेफ्ट रह जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ कौन सा डिफेक्ट आ गया? वैकेंसी डिफेक्ट। आपको मालूम है कि अगर वैकेंसी डिफेक्ट आ गया है तो पार्टिकल अपनी एक्चुअल पोजीशन से मिस कर गया है, और पार्टिकल अगर अपनी एक्चुअल पोजीशन से मिस कर गया है तो हमारा जो लैटिस है वो हल्का हो गया, लाइट हो गया, जिससे उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है और उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी वीक हो जाती है, यानी जितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ए होने से ये बनता उससे अब ये थोड़ा सा वीक हो चुका है, यानी कि अब ये पहले से कमजोर हो चुका है। अब इसका एंथैल्पी, इसको मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी मुझे बाहर से चाहिए उसकी वैल्यू पहले से कुछ कम हो चुकी है। बातें समझ में आ रही है? बिकॉज जब परफेक्टली अरेंज होगा तो ऑब्वियस है कि ज्यादा टेम्परेचर लेके मेल्ट होगा, लेकिन अगर परफेक्टली अरेंज नहीं होगा, कहीं पर कुछ इम्परफेक्शन आएगा तो ऑब्वियस है कि उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगा, और जहां मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगा तो वहां पर मेल्टिंग के लिए ज्यादा एनर्जी का नीड नहीं होगा। बच्चा मेरी बात क्लियर होगी आप लोगों के? तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर वैकेंसी डिफेक्ट था बच्चों। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट
सेल्फ इंटरस्टिशियल। सेल्फ इंटरस्टिशियल से क्या मतलब है, सपोज कीजिए कि ये मेरे पास कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड है जो ए एटम और मॉलिक्यूल से कंसिस्ट है। थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से क्या हुआ कि मेरा ए अपनी एक्चुअल पोजीशन से मिस होकर के लैटिस के अंदर फ्री स्पेस पे चला गया, और इन्हीं फ्री स्पेस को हम बोलते हैं बच्चों इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट्स, जिससे हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं अंतराकाशी, अंतराकाशी स्थल, अंतराकाशी स्थल। मात्राएं और स्पेलिंग मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो ये अंतराकाशी स्थल है। तो अगर कोई पार्टिकल, आई मीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मॉलिक्यूलर की बात चल रही है तो एटम और मॉलिक्यूल, एटम कौन सा, नोबल गैस का एटम, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से मिस करके कहीं पर मिसप्लेस्ड हो जाता है, लैटिस के अंदर ही कहीं पर मिसप्लेस हो जाता है, और कौन सी साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो हम बोलते हैं ये कौन सा डिफेक्ट आ गया बच्चों, ये सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ गया। आपको मालूम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ में तो चेंज आएगा, बिकॉज परफेक्टली ऑर्डर्ड ना होके थोड़ा सा डिसऑर्डर्ड हो गया है, बट डेंसिटी में चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज अभी भी लैटिस के अंदर ही है, वो दिक्कत तो नहीं आता आप लोगों को। तो ये हमारे पास सेल्फ इंटरस्टिशियल है, हिंदी वाले बच्चे स्वतः अंतराकाशी दोष है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है बच्चों, सपोज कीजिए कि ए कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड जनरेट कर रहा है और इसके इन्वायरमेंट में कोई फॉरेन एटम है जो इसकी इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर ले रहा है। कोई विदेशी परमाणु है, कोई गेस्ट एटम है जो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर ले रहा है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल। तो यहां इंटरस्टिशियल होगा लेकिन सेल्फ का होगा, खुद के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का होगा। यहां इंटरस्टिशियल होगा बट खुद का नहीं होगा, किसी अदर स्पीसीज का होगा, किसी फॉरेन स्पीसीज का होगा। ऑब्वियस है कि वो चार्ज नहीं होगी, न्यूट्रल होगी। अगर वो चार्ज होगी तो सॉलिड की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हमको नहीं करनी। बात क्लियर बच्चों यहां तक। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। अदर स्पीसीज जब लैटिस के अंदर आएगी तो फ्री स्पेस कवर होंगे, और जब फ्री स्पेस कवर होंगे तो वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। इसलिए बच्चों इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर सॉलिड की डेंसिटी में क्या आ जाता है, इंक्रीजमेंट आ जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं आता। तो यहाँ डेंसिटी डिक्रीज कर रही थी, यहाँ कांस्टेंट थी, यहाँ इंक्रीज कर रही। अब हम नेक्स्ट को लेकर के आए सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, हिंदी में बोले तो प्रतिस्थापन या विस्थापन दोष। देखिए बच्चा क्या होता है ना, सपोज कीजिए कि ये मेरे पास कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड है जो ए एटम और मॉलिक्यूल से कंसिस्ट है। हुआ क्या कि ए अपनी जगह से मिस हुआ और इसकी जगह पे कोई फॉरेन एटम आ गया। ए अपने लैटिस पॉइंट से मिस हुआ और इसकी जगह कोई फॉरेन एटम आ गया। ऑब्वियस है कि ये चीज केवल थर्मल वाइब्रेशंस पे पॉसिबल नहीं है। तो थर्मल वाइब्रेशंस के साथ साथ एनवायरमेंट का इफेक्ट भी यहाँ पर बहुत जरूरी है, बिकॉज ये कहां से आया है, एनवायरमेंट से ही आया है, एटमॉस्फेयर से ही आया है, अपने सराउंडिंग से ही आया है। क्या कहना चाह रहा हूं, बातें क्लियर हो रही हैं। तो जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट है उसमें एक्चुअल लैटिस पार्टिकल, एक्चुअल लैटिस पॉइंट से पार्टिकल रिमूव करेगा और फॉरेन एटम उस लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब इससे डेंसिटी में क्या होगा, इंक्रीजमेंट आएगा, डिक्रीजमेंट आएगा, डिपेंड्स ऑन द वेट, रिलेटिव वेट ऑफ सी एंड ए। अगर सी का मास ज्यादा है ए से तो डेंसिटी बढ़ गई क्योंकि ओवरऑल मास बढ़ गया, लेकिन अगर सी का वेट कम है ए से तो ऑब्वियस है कि डेंसिटी डाउन हो गई। तो यहां पर डेंसिटी चेंज होगी, पर मैं ये नहीं कह सकता कि इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करेगी। बातें क्लियर बच्चों यहां तक। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की 4 कैटेगरीज थी जो मैंने आपको 1 by 1 एक्सप्लेन कर दी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से आप इसको छोड़ दीजिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं बच्चों डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आयनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट है बच्चों उसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट,
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी लिखा होता है स्टाइक्योमेट्रिक डोज, तो इसको उन्होंने हिंदी में ही लिख दिया होता है स्टाइक्योमेट्रिक। फिर भी एक बार आप एनसीईआरटी चेक कर लें। स्टाइक्योमेट्रिक इफेक्ट, और दूसरा होता है बच्चा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक क्लियर बच्चों यहां तक? अब स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का क्या मतलब है? सपोज कीजिए कि मेरा कोई सॉलिड है जो ए एंड बी दो टाइप के आयन से कंसिस्ट है। सपोज ए आयनिक सॉलिड इज कंसिस्ट बाय ए प्लस एंड बी नेगेटिव आयन। इसको हिंदी मीडियम के बच्चे भी स्टाइक्योमेट्रिक डोज लिखेंगे, इसको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डोज लिखेंगे, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब क्या है बच्चों, देखिए सपोज मैं कह रहा हूं कि मेरा कोई आयनिक सॉलिड है जो ए प्लस एंड बी माइनस दो टाइप के आयन से कंसिस्ट है। इसमें डिफेक्ट आया और मैंने डिफेक्ट के बाद ए एंड बी की स्टाइक्योमेट्री चेक करी, ए और बी के नंबर्स का रेशियो चेक किया और मैंने देखा कि बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट, डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद ए एंड बी के बीच का रेशियो चेंज नहीं हुआ, स्टाइक्योमेट्री। रेशियो चेंज हो गया, नॉन स्टाइक्योमेट्री। नहीं आई बच्चे बात समझ में? यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं सपोज मेरे पास NaCl है, तो NaCl में Na और Cl के बीच रेशियो 1:1 है। 1A is combined with 1B, 1 Na plus is combined with 1 Cl negative। तो ऐसे सिचुएशन में स्टाइक्योमेट्री क्या है इनकी? 1:1 है। अब डिफेक्ट के बाद मैंने फर्दर स्टाइक्योमेट्री चेक करी, 1:1 रही, तो ऐसी सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि ये स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट है। लेकिन गलती से अगर डिफेक्ट के बाद की स्टाइक्योमेट्री चेंज हो गई तो मैं बोलूंगा कि ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। बातें कंफर्म हो रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? इन दोनों ही डिफेक्ट में एक बात आपको पॉइंट माइंड में रखनी है कि स्टाइक्योमेट्री हो या नॉन स्टाइक्योमेट्री हो, हमारे जो न्यूट्रिलिटी ऑफ सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, तो आयनिक सॉलिड की जो न्यूट्रिलिटी है उसकी उदासीनता है वो मेंटेन रहेगी, यानी कि दोष के बाद और दोष से पहले उसमें टोटल चार्ज 0 रहेगा। बातें कंफर्म हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चाहे स्टाइक्योमेट्री चेंज हो जाए या स्टाइक्योमेट्री सेम रहे, आयंस के बीच का रेशियो डिफेक्ट के बाद चाहे ना बदले चाहे बदले, बट टोटल चार्ज डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद दोनों ही सिचुएशन में क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल है नॉन स्टाइक्योमेट्री पर बेस्ड, जो हम चार्ज की हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। बच्चा क्लियर हो रहा है यहां तक? अब जो हमारे पास स्टाइक्योमेट्री है, स्टाइक्योमेट्री को फर्दर हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी सर का सरनेम है, जिन्होंने इस डिफेक्ट के बारे में स्टडी करी, तो इसलिए हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं और शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं। सेकंड हमारे पास है फ्रैंकल। फ्रैंकल 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 डिफेक्ट, स्पेलिंग जरूर चेक कर लें बच्चों आप लोग। फ्रैंकल डिफेक्ट। थर्ड हमारे पास है इंटरस्टिशियल, और लास्ट हमारे पास है सब्स्टिट्यूशनल। ये बिल्कुल पहले की तरह है जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर थे। तो पहला है शॉर्टकी दोष, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, फ्रैंकल दोष, अंतराकाशी दोष, विस्थापन दोष या प्रतिस्थापन दोष। इंग्लिश मीडियम के बच्चे शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। बच्चा स्पेलिंग जरूर चेक कर लीजिए आप। अब हमारे पास क्या है बच्चों, इसमें से ये दो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल्स। आपको ठीक से पढ़ना है, यही आपके एग्जाम के लिए है। पूरे सॉलिड से अगर कोई चीज आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं तो वो शॉर्टकी और फ्रैंकल है। क्लियर बच्चों? अब हम देखते हैं, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन। इसका फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया हुआ है, मेटल एक्सिस एंड मेटल डेफिशिएंसी।
मेटल डेफिशिएंसी। हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं धातु आधिक्य और धातु न्यूनता। इसे कहते हैं धातु आधिक्य, इसे कहते हैं धातु न्यूनता। मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी। यहां पर धातु ज्यादा हो जाएगा यानी पॉजिटिव पार्ट ज्यादा हो जाएगा, मेटेलिक पार्ट ज्यादा हो जाएगा, यहां मेटेलिक पार्ट कम हो जाएगा, कैटायंस का नंबर कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल चार्ट है डिफेक्ट का। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। अब हम समझते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट, देखिए बेटा शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। सपोज कर लेते हैं कि ये मेरे पास कोई आयोनिक सॉलिड है जो A एंड B, A प्लस एंड B माइनस 2 टाइप्स के आयन से कंसिस्ट है। ये मैंने रेगुलर पैटर्न दिखा रखा है, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट दिखा रखा है। सपोज कीजिए किसी वजह से पेयर ऑफ आयन मिसप्लेस हो जाता है, सॉरी पेयर ऑफ आयन मिस हो जाता है। पेयर ऑफ आयन मिस होने का मतलब जितने नंबर में कैटायन बाहर निकलते हैं उतने ही नंबर में एनायन भी लैटिस से बाहर निकल जाते हैं। जितने नंबर में कैटायन यानी धनायन बाहर निकलते हैं उतने ही नंबर में एनायन यानी उतनी संख्या में नेगेटिव आयन भी बाहर निकल जाते हैं। तो अंदर कुछ फ्री स्पेस जनरेट हो जाते हैं। पॉजिटिव के निकलने से जो स्पेस जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वैकेंसी। पॉजिटिव वैकेंसी। और यहां पर हम बोलते हैं इसको निगेटिव वैकेंसी। धनायन रिक्ति और ऋणायन रिक्ति। क्लियर हो रहा है? अब एक बात बताइए, जितने नंबर में A बाहर निकला, A प्लस बाहर निकला, उतने ही नंबर में अगर B माइनस भी बाहर निकल जाएगा तो A एंड B के बीच का रेशियो क्या डिफेक्ट के बाद चेंज होगा? नहीं होगा। इसीलिए हम इसको किसके अंदर रखते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर रखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? यहां पर आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट है ये किस टाइप के सॉलिड्स में होता है, जहां पर कैटायन का साइज रिलेटिवली हाई होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नेगेटिव आयन से बड़ा होता है, रिलेटिवली हाई होता है, लार्जर होता है। तो जब कैटायन का साइज रिलेटिवली बड़ा होगा, तुलनात्मक दृष्टि से बड़ा होगा, ऋणायन से बड़ा नहीं होगा, तुलनात्मक दृष्टि से बड़ा होगा, रिलेटिवली हाई होगा, तब हम बोलेंगे कि इसके अंदर कौन सा डिफेक्ट है। कौन सा डिफेक्ट मिल सकता है? शॉर्टकी डिफेक्ट मिल सकता है। इसको अदर वर्ड्स में हम रेडियस रेशियो के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक बात आप सोचिए कि R प्लस इज द रेडियस ऑफ कैटायन, ये धनायन की त्रिज्या है, और मैं कह रहा हूं धनायन बड़े साइज का होना चाहिए, तो ऑब्वियस है कि रेडियस रेशियो की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए? ज्यादा आनी चाहिए। तो जिन जिन आयनिक सॉलिड्स में रेडियस रेशियो का वैल्यू हायर आता है उनमें शॉर्टकी डिफेक्ट मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। जैसे कि आपका CSCl। CSCl के लिए आपको मालूम है कि R प्लस और R माइनस की वैल्यू 0.732 से स्टार्ट होकर 0.999 तक जाएगी, बिकॉज ये क्यूबिक वॉइड्स का केस चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें इसके अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जहां पर क्यूबिक वॉइड्स मिलेगी, जहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेगी, वहां पर शॉर्टकी डिफेक्ट मिलने के चांस ज्यादा है, बिकॉज इन दोनों के लिए ही रेडियस रेशियो की वैल्यू अपर वैल्यू की रेंज में होती है, यानी ज्यादा होती है। बातें कंफर्म हो रही बच्चों? मैं क्या कह रहा हूं? तो शॉर्टकी डिफेक्ट कहां मिलता है? जहां कैटायन का साइज रिलेटिवली बड़ा होता है। अब कैटायन का साइज बड़े होने से मुझे मालूम है रेडियस रेशियो का वैल्यू हायर आ जाएगा। और एक बात अगर हम इसको फजान्स लॉ से कनेक्ट कर सके फर्स्ट ईयर के, तो हम बोलेंगे कि कैटायन का साइज ज्यादा होने से उसका पोलराइजेशन पावर कम होगा। तो जिनमें पोलराइजेशन पावर कम होगा, जिनमें पोलराइजेशन पावर कम होगा, उन आयनिक सॉलिड्स के अंदर भी, उन आयनिक सॉलिड के अंदर भी शॉर्टकी डिफेक्ट मिलने का चांसेस ज्यादा होगा। मैं क्या कहना चाहता हूं? सपोज मेरे पास एक सॉलिड है NaCl और एक सॉलिड है KCl। दोनों में निगेटिव आयन का साइज मैंने कांस्टेंट कर दिया। पॉजिटिव आयन के साइज में क्या है कि Na प्लस के साइज की रिस्पेक्ट में K प्लस का साइज बड़ा है। तो अगर मुझसे बोलेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन शो
फ्रैंकल शॉर्टकट इफेक्ट इन सिमिलर सिचुएशंस, तो मैं बोलूंगा केसीएल, बिकॉज केसीएल में के प्लस का साइज रिलेटिवली एनए प्लस से ज्यादा है, और यहां पर रेडियस रेशियो, जो मेरी बातें समझ में आ रही ना, यहां पर रेडियस रेशियो की वैल्यू हायर आएगी। तो बच्चा मैं बहुत सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं कि शॉर्टकट इफेक्ट जनरली उन आयनिक सॉलिड्स में मिलता है जहां पर कैटायन का साइज रिलेटिवली बड़ा होता है, जिसको हम कह सकते हैं रेडियस रेशियो की वैल्यू हायर रेंज में होती है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स पे जब हमारा कैटायन होता है तब इसके ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक बॉन्ड्स पे जब हमारा कैटायन होता है तब इसके मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। और लास्ट जब कह सकते हैं कि जब कैटायन की पोलराइजेशन पावर, ध्रुवण करने की शक्ति कम होती है, तब शॉर्टकट इफेक्ट मिलता है। एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी के जरूर पढ़िएगा। अब बच्चा इसके अलावा एक बात और हमें समझनी चाहिए कि अगर कैटायंस और एनायंस अपने लैटिस पॉइंट से बाहर निकल जाएंगे, अगर कैटायंस और एनायंस अपने लैटिस पॉइंट से बाहर निकल जाएंगे तो क्या लगता है, डेंसिटी डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? श्योरली होगी। जब कैटायंस और एनायंस अपने लैटिस पॉइंट से बाहर निकल जाएंगे तो आयंस को मूवमेंट के लिए फ्री स्पेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। जो फिजिक्स जानते हैं उनके लिए मैं कह सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, यहां का पोटेंशियल अलग, यहां का पोटेंशियल अलग आ जाएगा। और जहां पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जहां आयंस को मूवेबिलिटी मिलती है, वहां करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए शॉर्टकट इफेक्ट से कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ पक्का डाउन हो जाएगी। और जब मैकेनिकल स्ट्रेंथ डाउन हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, यानी कम हीट से भी हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। बातें कंफर्म हो रही है? अच्छा, एंट्रोपी के बारे में क्या जानते हैं? एंट्रोपी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। तो एंट्रोपी जो है अनियमितता का मापन है, डिसऑर्डरनेस का मापन है। तो आपको नहीं लगता कि चीजें डिसऑर्डर्ड हो गई हैं? जब डिसऑर्डर्ड हो गई तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, एंथैल्पी ब्रेक करने के लिए एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, जालक ऊर्जा कह सकते हैं, डिक्रीज करेगी। क्लियर हो रहा है बच्चों? कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। तो ये शॉर्टकट इफेक्ट है जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे इंपोर्टेंट चीज दिमाग में रखनी है कि किन आयनिक सॉलिड्स में मिलता है जहां कैटायन का साइज रिलेटिवली बड़ा होता है। अब हम आते हैं फ्रैंकल इफेक्ट के अंदर। फ्रैंकल इफेक्ट, फ्रैंकल इफेक्ट, ये भी सर है फ्रैंकल। तो फ्रैंकल इफेक्ट क्या होता है बच्चों? फ्रैंकल इफेक्ट होता है कि जब हमारा आयनिक सॉलिड है और आयनिक सॉलिड के अंदर क्या हो रहा है, आयनिक सॉलिड के अंदर क्या हो रहा है, कोई कैटायन अपनी एक्चुअल पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर ले रहा है। अपने इंटरस्टिशियल साइट्स को अपने लैटिस पॉइंट्स को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर ले रहा है, अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशी स्थलों पर आ जा रहा है। तो हम इसको फ्रैंकल इफेक्ट कहते हैं। तो ऑब्वियस है, देखने को मिल रहा है कि जब इंटरस्टिशियल साइट्स पे कैटायन कब आएगा? जब कैटायन का साइज स्मॉलर होगा। तो यानी कि शॉर्टकी में कैटायन बिगर साइज का होना चाहिए, तो फ्रैंकल में कैटायन स्मॉलर साइज का होना चाहिए। और जहां पर कैटायन स्मॉलर साइज का होगा, हम कह सकते हैं कि रेडियस रेशियो R+/R- की वैल्यू भी लोअर रेंज में आएगी। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे अगर कभी कैटायन होता है तो इस टाइप के डिफेक्ट के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चों को दिक्कत तो नहीं यहां तक? अच्छा, फ्रैंकल इफेक्ट के बारे में एक और चीज हम समझते हैं। आयन है तो अंदर ही, तो ओवरऑल डेंसिटी डज नॉट चेंज, बट डिफरेंट पार्ट की डेंसिटी डिफरेंट हो गई। ओवरऑल डेंसिटी तो बिल्कुल आज भी वही है, क्योंकि मास में कोई चेंजेस थोड़ी ना है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ पक्का डाउन होगी, क्योंकि परफेक्टली ऑर्डर्ड चीजें डिसऑर्डर्ड हो चुकी हैं। एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, ऑब्वियस है, क्योंकि डिसऑर्डर्ड हो चुका है। लैटिस एंथैल्पी, जालक को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए पहले से थोड़ी सी कम चाहिए क्योंकि डिसऑर्डर्ड हो चुका है। कंडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट जरूर आता है, बट स्मॉल एक्सटेंट में आता है, बहुत कम मात्रा में आता है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों?
एनसीईआरटी ने एजीबीआर को दोनों में रखा है और हम लोगों को ये चीज लर्न करनी पड़ेगी कि एजीबीआर कैन शो शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकेल। बच्चों बातें कंफर्म हो गई ना आप लोगों के? तो शॉर्टकी और फ्रैंकेल हमारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद हम आयनिक सॉलिड के अंदर जो थर्ड लेकर के आते हैं इंटरस्टिशियल। तो इंटरस्टिशियल आपको मालूम है कि यही होना है, ये हमारे पास कोई आयनिक सॉलिड है और आयनिक सॉलिड आयन से मिलकर बना हुआ है, बीच बीच में गैप्स बने हुए हैं और गैप्स में कोई फॉरेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ रहा है, बाहरी चीजें आ रही हैं। लेकिन वो बाहरी चीजें चार्ज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। बातें कंफर्म हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसका मतलब बाहर से जो आएगा वो या तो एटम आएगा या फिर मॉलिक्यूल आएगा, न्यूट्रल स्पीसीज आएगी और इन इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेगी और हम बोलेंगे कि आयनिक सॉलिड में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ गया, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर हम लास्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशनल, तो आप लोगों को मालूम है कि मैं बोलता हूं सपोज कि मेरा सॉलिड ए प्लस और बी माइनस से मिलकर बना है, गलती से मेरा ए प्लस रिमूव हुआ और रिमूव होने के बाद इसकी जगह पर कोई दूसरा कैटायन आ गया, तो ये फॉरेन एटम है जिसने मेरे रियल एटम को, मेरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। बात क्लियर हो रही बच्चों? तो जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है उसमें क्या होना है, कोई न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल, ध्यान रखिएगा आयन ना बोलें, पंगा हो जाएगा। तो एटम और मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल है वो इंटरस्टिशियल स्पेस को कवर कर रहा है। और यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर क्या होने वाला है कि हमारा जो रियल एटम है, रियल आयन है, वो अपनी जगह से रिमूव होगा और सेम चार्ज की कोई दूसरी स्पीसीज उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। बातें कंफर्म हो गई बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं आता? तो ये हम लोगों ने आयनिक सॉलिड के अंदर स्टाइकियोमेट्रिक के 4 पार्ट का डिटेल स्टडी कर लिया। यहां पर हम लोगों को शॉर्टकी, फ्रैंकल और उनके एग्जांपल्स और कंडीशन, कब शॉर्टकी होता है कब फ्रैंकल होता है, ठीक से पढ़ना है। अब नॉन स्टाइकियोमेट्री के अंदर जो मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा और वो डिफेक्ट का लास्ट वीडियो होगा। प्यारे बच्चों प्लीज अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखें जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।